बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। राकेश जी, विजय जी, रागी जी और समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात महाराष्ट्र से निकलकर अब बंगाल की होगी। बंगाल की सीक्रेट फाइल मामले को लेकर ईडी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोलकाता हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद हैं। आज ईडी ने कोर्ट में कहा कि ममता बनर्जी ने काम में रुकावट डाली। ऐसे में उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ईडी ने अपनी सुनवाई में रॉबरी, डकैती जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि सबूतों की डकैती कर ली गई है। ईडी ने कहा कि बंगाल में ये अपराध पहले भी होते रहे हैं, इसलिए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, इसलिए कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तमाम गोपनीय दस्तावेज ममता के अधिकारी ले गए तो फिर ईडी को क्या सबूत हाथ लग पाए होंगे। ममता बनर्जी की तरफ से सफाई देते हुए फिर यह कहा गया कि वो सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल ही तो लेकर गई हैं, क्योंकि इसमें पार्टी की गोपनीय जानकारियां थी। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि चूंकि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, इसलिए जो अधिकारी वहां पर गए थे वो ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए गए थे। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल, बड़ा दिलचस्प हो गया ये मामला। Z+ सिक्योरिटी है, फाइलों के जो दस्तावेज हैं वो पार्टी के गोपनीय दस्तावेज हैं। ये किस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं कोर्ट में? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, ईडी की तरफ से 3 याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। पहली, जिसमें आईपैक पे रेड्स की गई, वहां पर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के डीजीपी, इसके अलावा कोलकाता कमिश्नर और बाकी पुलिस अधिकारी पहुंचे थे। इसमें ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। दूसरी जो याचिका दाखिल की गई है वो ईडी के उन 3 अधिकारियों की तरफ से दाखिल की गई है जो इस रेड्स का हिस्सा थे। जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी तो बाकायदा उनको पुलिस अधिकारियों ने डराया, धमकाया। ये 3 अधिकारियों ने एक तरफ से याचिका दाखिल की गई है। और जो तीसरी याचिका आज सुबह ईडी की तरफ से दाखिल की गई, उसमें यह कहा गया कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी, इसके अलावा जो कोलकाता कमिश्नर और बाकी पुलिस अधिकारियों को जो वहां पर मौजूद थे, उनको सस्पेंड करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट, एमएचए और इसके अलावा डीओपीटी को दे, क्योंकि उन्होंने जब ईडी रेड्स करने गई तो उसके काम में बाधा डाली। और यही कारण है कि जब दूसरे मामले में जो कि ईडी अधिकारियों की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, उसमें एएसडी एसवी राजू ने यह कहा कि ममता बनर्जी मौके पर पहुंचती है, जो दस्तावेज वहां पर थे उनकी चोरी करती है, डकैती करती है और उसके बाद वहां से निकल जाती है। लेकिन अधिकारी वहां पर थे, कोई एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज नहीं की गई, और अगर दर्ज भी की जाती तो उसकी जांच कौन करता? कोलकाता पुलिस करती, जिस पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि खुद डीजीपी, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर कोलकाता के और ममता बनर्जी जो कि सीएम है, वो इसके अंदर आरोपी है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से किससे जुड़े हुए तमाम मसले कवर भी करते हैं। ईडी के फोर्सेस के संपर्क में भी आप रहते हैं, दिल्ली पुलिस के भी काम करने का तरीका जानते हैं, और कमोबेश पुलिस का जो काम करने का रवैया होता है वो एक ही तरीके का होता है, वो कोलकाता का हो या फिर दिल्ली का हो, कहीं का भी हो। तो एक बात बताइए, जो Z+ सिक्योरिटी मिली हुई होती है किसी भी मुख्यमंत्री को या जिनके ऊपर इस तरीके की आशंकाएं हैं हमले होने की, क्या सीधे डीजीपी ही उनकी सुरक्षा में तैनात होते हैं क्या? देखिए, इससे इस मामले की गंभीरता समझिए। यही आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहा। तुषार मेहता जो एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बात कही कि आखिर ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा। उन्होंने सारे दस्तावेज वहां से चोरी कर लिए, डीजीपी वहां पर थे। जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंची, जब उनको इस बात की जानकारी मिली कि आईपैक और जो प्रतीक जैन है उनके ठिकानों पर ईडी पहुंची है, तो खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची थी। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उठा कि आखिर इसके पीछे ममता बनर्जी की मंशा क्या थी। यह भी जो कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, तो तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है। जिस पर कपिल सिब्बल ये बात बोल रहे थे कि आप सॉलिसिटर जनरल है, आपको तो ये पता होना चाहिए कि चुनाव अभी होने वाले हैं। तो इस पर जो बाकायदा तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन है उसने पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव अनाउंस नहीं किया है। तो जो कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर हुआ उसका भी जिक्र हुआ कि कैसे
कोलकाता हाईकोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया दिल्ली का। कैसे भीड़ वहां पर पहुंची, कैसे जो पूरा जो टीएमसी के लोग हैं वो 5000 की संख्या में वहां पर पहुंच गए थे, जिसके चलते कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हुई। तो अभी क्योंकि लगातार ईडी काफी हमलावर है इस पूरे केस के अंदर, लगातार इस बात को कह रही है कि किस तरीके से पहले भी जो जॉइंट डायरेक्टर लेवल कोई डिटेल आती है हम दोबारा आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया अतुल आपका। इतना तो राकेश जी समझ में आ रहा है कि दीदी ने जो किया, ममता बनर्जी ने जो किया, वो कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये अभी तक तो समझ में आ रहा है, क्योंकि जहां पर ईडी छापा मारने के लिए गई है, अगर आप वहां से ही दस्तावेज लेकर आ जाए, फिर भले ही आप ये कहते रहे कि मेरे पार्टी से जुड़े हुए गोपनीय दस्तावेज हैं, ये साबित कैसे होगा? ये साबित कैसे होगा? क्या ममता दीदी फंस गई हैं इस मामले में? मुझे लगता है भारत सरकार को सबसे पहले ये गाइडलाइन तय करना चाहिए कि जिन नेताओं को Z+ जैसी सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध कराई गई है, उन नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित है, डकैती डालने के लिए असीमित नहीं हुई है। मतलब ममता बनर्जी जी की तरफ से जो तर्क दिया गया कि हमारे साथ Z+ सुरक्षा है, वो सुरक्षा कर्मी हमारे साथ गए, वो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, ना कि सरकारी कार्य में बाधा डालने में मददगार बनने के लिए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यदि सीबीआई जांच की मांग ईडी कर रहा है, तो सीबीआई जांच की तो 3 ऐसी घटनाएं बंगाल में हो चुकी है जो सीबीआई जांच कर ही नहीं पाई। 2019 में ले लीजिए, राजीव कुमार घोटाला मामला, सीधे धरने पे बैठ गई मुख्यमंत्री। पहला राज्य होगा बंगाल जहां मुख्यमंत्री एक पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए धरने पे बैठ गई। दूसरा शिक्षाकर्मी घोटाला, उसमें भी सीबीआई जांच करने गई, रुपया पकड़ा गया, उसमें भी ममता बनर्जी थी। फिर संदेश खाली वाला मामला, उसमें भी ममता बनर्जी उस अपराधी को बचाने के लिए कितना उपक्रम नहीं की। तो इसलिए सीबीआई जांच भी यदि होती है तो सीबीआई जांच तब सफल होती है जब राज्य सरकार उसमें सहयोग करती है। दूसरी बात, ये भी कहा गया कि जब ममता बनर्जी गई तो वहां से सिर्फ फाइल लेके नहीं गई हैं, वो फाइल और लैपटॉप के अलावा वो सीसीटीवी कैमरा भी ले गई हैं। तो ऐसे में 2 तरह की चीजें हैं। जब आप सबूत भी नष्ट कर दिए हो तो सीबीआई जो जांच करेगी तो उसमें क्या पाएगी, वो क्या प्रकट कर पाएगी और क्या सबूत दे पाएगी? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि गाइडलाइन तैयार नहीं हुई तो मुझे लगता है ममता बनर्जी जी की तरफ से जो एक मिसाल कायम की गई है वो दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा, या दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो बहुत बड़ा खतरा साबित हो। ये आपने जो बात कही मैं उससे 100% सहमत हूँ, लेकिन केंद्र सरकार के फिर हाथ कौन बांध रहा है? या फिर जो बार बार ये बीजेपी ही कहती है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए तो वैसा हो जाना चाहिए, या कई पत्रकार भी ये बात कहते हैं, केंद्र सरकार के हाथ कौन बांध रहा है? कर दे राष्ट्रपति शासन लागू। मेरे समझ से आज सुप्रीम कोर्ट पर भी एक लोगों की नज़र होगी कि वकीलों का गिरोह जो है, एक गिरोह जो है, हर ऐसे मामले में शाहीन बाग से लेकर के टेररिस्टों से लेकर के एक ही प्रकार के वकीलों का गिरोह सुप्रीम कोर्ट में जाते रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल मैं सिब्बल किसी की का बात नाम कर रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं वकीलों का एक गिरोह है जो इस देश में काम करता है और बहुत मामले में वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल गिरोह है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर। देखना ये दिलचस्प होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, कि नहीं तो क्या होगा जो अभी शुक्ला जी कह रहे हैं, एक नज़ीर बन जाएगी। आने वाले दिनों में हाई कोर्ट के अंदर किसी को लगेगा कि एडवर्स जजमेंट आ रहा है या सुनवाई हमको डिसरप्ट करना है, तो 10,000 लोग लेकर के पहुंचेंगे, 15,000 लोग करके लेकर पहुंचेंगे, और फिर ये मामला वहीं तक क्यों रहेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट भी लोग लेकर के आएगा कि हाई कोर्ट में नहीं सुनवाई होने दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं। क्या इस प्रकार की चीजों को सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त करती है या इसके खिलाफ कोई एक स्टर्न एक्शन लेती है? ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छा, ममता बनर्जी ईडी से 2-2 हाथ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पूरे बंगाल में घूमकर चुनाव आयोग पर हमले कर रहे हैं। कूच बिहार की रैली में अभिषेक बनर्जी ने 10 लोगों को मंच पर बुलाया, जनता को बताया कि एफआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने इन 10 लोगों के नाम डेड लिस्ट में डाले हैं। ये लोग कूच बिहार में ही जन्मे, यहीं पले बड़े, आपके सामने भी खड़े हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ये तो डेड हैं, मरा हुआ घोषित करके लिस्ट से इनका नाम काट दिया गया। आप सुने अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे थे? ये तो राजनीतिक नौटंकी भी हो सकता है, खुद ही डेड लिस्ट में डलवा दे, अपने बीएलए से डेड लिस्ट में डलवा दे और फिर काम करने के लिए। नौटंकी ही सही अगर आप कह रहे हैं तो वो भी सुन लें। রাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে ভাষা জানে না,
আমাদের মনীষীদের অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জানে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে রবীন্দ্রনাথ সান্যাল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান বলছে শান্তিনিকেতন। গতকাল স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম জয়ন্তী ছিল। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্যের সভাপতি সুকান্ত মজুমদার वो लिफ्ट लग रहा है बहुत लंबी लेकर आ गए थे और सब लोगों के नाम मेरे ख्याल केवल कूच बिहार के नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के भी हैं विजय जी। अलग अलग क्षेत्रों के भी हैं। हो सकता है कुछ लोग इसमें डेड डिक्लेयर कर दिया, ये तो कुछ अतिरिक्त होगा कि ये कहे कि उन्होंने डेड कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें से सब हों। जैसे हमने राहुल जी के वक्त में देखा था कि बहुत सारे लोग फिर प्रकट भी हो गए थे लिस्ट में भी। तो ये तो वीडियो बना पॉलिटिकल इंस्टेंट के तौर पे भी देख सकते हो। और कुछ शिकायतें भी होंगी, कोई ऐसा नहीं है कि शिकायतें नहीं होंगी, गड़बड़ी नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है। ये तो हम देख लिया। अभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से दुख पूछिए, उनका कितना दुख है, किस तरह से लिस्ट बन रही है। मुद्दा वो नहीं है। अभी पहले हम लोग, ये तो अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा का पूरा ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों लोग कैंपेन चला ही रहे हैं। उसमें जिस तरह से भी हो रहा है, जो लोगों को राय लग रही है वो अपनी राय दे रहे हैं। अभी तक तो बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। बिहार के चुनावों में भी ऐसा नहीं लगा, लेकिन ठीक है। ममता बनर्जी की बात करते हैं। ममता बनर्जी का जो किस्सा है ना, वो महत्वपूर्ण है। एक तो ये जो आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि यदि Z+ सिक्योरिटी है तो उसके लिए डीजीपी का क्या रोल है। डीजीपी का तो कोई रोल नहीं है उसमें। Z+ सिक्योरिटी, डीजीपी Z+ सिक्योरिटी के लिए तो जो लोग लगे हुए हैं वो लोग उस सिक्योरिटी को देख रहे हैं, और डीजीपी क्या कर रहे हैं। एक मुद्दा तो यह है जो महत्वपूर्ण होना चाहिए कि डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, जो भी लोग ऑफिसर्स रहे, वो तो Z+ सिक्योरिटी में जो लोग होंगे वो उसको देख रहे होंगे। वहाँ पर वो गए, लेकिन ईडी ने जितने मुकदमे प्रतीक जैन के खिलाफ नहीं रखे, उससे ज़्यादा मुकदमे, मतलब मामले, धाराएं जो है ममता बनर्जी पर लगा दिए। 17 धाराएं। इतने तो उस मामले में वहाँ पर भी नहीं बने जिस मामले के लिए वो गए हैं जांच के लिए। फिर क्या ईडी के ऑफिसर्स इतने कमज़ोर होते हैं कि कोई उनसे रॉबरी कर लेगा, डकैती कर लेगा, और ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण। क्या ईडी के ऑफिसर इतने कमजोर ऑफिसर्स होते हैं क्या कि कोई भी कुछ कर ले? अगर सीएम ने फाइल अपने अधिकार में ले ली तो क्या वो छीना झपटी होती है? विजय जी बिल्कुल कह सकते हैं ना, ईडी कह सकते हैं कि आप नहीं, वो भी तो ऑफिसर है ना। ईडी ऑफिसर को कहना चाहिए कि मैडम आप इसको छोड़ जाइए, ये हमारे पास है कब्जे में। और आपको लगता है ममता जी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे वो बात, लेकिन कुछ ये जो अतिरेक है, विजय जी कहा गया होगा, अतिरेक है कि कुछ ऐसा है। और लेकिन ममता बनर्जी जो कर रही है वो तो संवैधानिक नहीं माना जाता। इस पर हमने बार बार चर्चा की है कि ममता बनर्जी को कोई ईडी जांच कर रहा है, उसमें जाकर इस तरह की, सो उनको जेल भेजकर बीजेपी हेमंत सोरेन वाली गलती भी नहीं करना चाहेगी, करेगी क्या? नहीं, वो तो सुसाइडल स्टेप लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर बीजेपी उनको जेल भेजना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है, तो ये तो सुसाइडल स्टेप होगा। और आपने कहा कि 356 के लिए कुछ लोग मांग कर रहे हैं, तो फिर तो कुल्हाड़ी पर पैर रखने की बात है। हाँ, तो इसलिए वो नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको भूमिका, और सुप्रीम कोर्ट पर भी आशंका करना हर बार क्योंकि आपकी पसंद का फैसला नहीं देगा, ये भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देख रहा होगा कि कितने लीगल प्रोसेस है। और ये कहना कि वकीलों का गिरोह है, तो वकीलों का गिरोह क्या एसजी से ज़्यादा पावरफुल है? कैसे लोगों का एसजी बना रखा है आपने कि गिरोह जो है वो ज़्यादा ताकत के साथ अपनी बात रख सकता है और एसजी जो है सरकार नहीं रख सकती। ये भी हैरानी की बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के सवाल खड़े करना भी ठीक नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है? मुझे लगता है अभी तो वो नोटिस देगा इनको भी, ईडी को भी, ममता बनर्जी को भी, सरकार को कि भाई आपने किस तरह से ये किया। जो उन्होंने किया वो तो उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हम लोग। पॉलिटिकल लाइन बोला, देखिए किसी ने सवाल नहीं किया है, किसी ने सिर्फ इतना कहा है कि ये बड़े इन्फ्लुएंशियल वकीलों का एक गिरोह है जो बड़ा प्रभावशाली रहता है, हाई कोर्ट में भी रहता है, सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा प्रभावशाली रहता है। किसी ने ये नहीं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसे अनुसार, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ये बड़े प्रभावशाली लोग हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, और ये तो सब कोई जानता है ना कि एक बेचारा कमजोर वकील जो है, एक कमजोर वकील जो है वो हार जाता है, और एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल 10 लाख और 10 लाख को करोड़ वाला वकील। अरे सर सुनिए तो, एसजी कमजोर होते हैं। सर मुझे हमने ये भी देखा सर, क्या हम लोगों ने देखा नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल के टर्म में? हम व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाना चाहते, हमने ये देखा है ना कि चुनाव लड़ने के लिए जेल से छोड़ा जाता है कैंपेन करने के लिए। भारत सरकार के ये भी तो देखा है इस देश में। पश्चिम बंगाल सरकार के एसजी को कमजोर कहना, पश्चिम बंगाल से आगे मैं इसमें बोल रहा हूँ कि भाई जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब
ईडी से रिपोर्ट मांगी थी कि कौन अधिकारी थे, क्या है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी इस बात की जिम्मेदारी समझना चाहिए। गृह मंत्रालय उन अधिकारी को दिल्ली क्यों तलब नहीं कर रहा है? हाँ। भाई उन्हें तत्काल दिल्ली ट्रांसफर करें अपने अधिकार का इस्तेमाल करके। अगर पुलिस कमिश्नर और डीजीपी वहां पर है और केंद्र सरकार वो तो होम मिनिस्ट्री को देखना है ना, तो गृह मंत्रालय तत्काल उनको वहां लेकर आए। जब ईडी लिख कर दे रहा है गृह मंत्रालय को कि भाई मुख्यमंत्री पहुंची और सार्वजनिक है कि मुख्यमंत्री ने किस तरह से सरकारी काम में हस्तक्षेप किया है, तो इसको आधार बनाकर राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए, वह राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि शासन ठीक है कि नहीं है। आप कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं या कुल्हाड़ी अपने पैर ममता पर मारते हैं? ममता बनर्जी वही तो करना चाहती है, ममता बनर्जी वही तो कर रही है। सर, पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंट लीगल ऑफिसर है। बंगाल चुनाव से पहले एक तरफ ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी लगातार खेल रही हैं। दुर्गा आंगन, महाकाल मंदिर, ममता बनर्जी अब गंगा सागर पर भव्य मेला आयोजित करा रही हैं। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। ममता बनर्जी ने मेले की व्यवस्था के लिए सरकार के कई मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी। खुद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय में बने हुए कंट्रोल रूम से मेले पर नजर रख रही हैं। गंगा सागर में 24 घंटे लोग स्नान कर रहे हैं। ऐसे में समुद्र तट की सफाई के लिए 30,000 से ज्यादा लोगों को भी लगाया गया है। तो एक तस्वीर ये भी है, क्या हिंदू वोटों को अपने साथ जोड़ पाएंगी ममता बनर्जी? और जो ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में वैसा ध्रुवीकरण काम नहीं कर पा रहा जैसा बीजेपी बाकी राज्यों में कर पाती, जैसे बिहार में कर पाती है, जैसे यूपी में कर पाती है। राघी जी देखिए, मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि ममता बनर्जी के दो रूप हैं। हिंदुओं के पर्व पर वो मूलतः उनको लुभाने के लिए, ताकि मुस्लिम आक्रामकता के खिलाफ हिंदू पोलराइज न हो जाए, बस यही उनका डर है। बांग्लादेश में जब हिंदू मारा जा रहा है और उनको पता है कि ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा कर लिए हैं, इन्हीं घुसपैठियों के खिलाफ ममता बनर्जी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पर्चा फाड़ रही थी। और वो भी जाकर के, जिसे एक कहते हैं ना सनक लिए हुए, जाकर के स्पीकर के आसन के सामने कि हम फाड़ देंगे और फाड़ करके फेंक दिया। उस समय ममता बनर्जी का नैतिक बल कहां था? उस समय तो मानती थी कि हाँ सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और वे कौन लोग हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए? दो ही प्रकार के हैं ना, या तो वहां के सताए हुए हिंदू हैं या इन्फिल्ट्रेट के मुल्ले मुस्लिम्स हैं। यही दो ही प्रकार की कैटेगरी तो है। और वो जो है भारत के लिए खतरा कौन है ये सबको पता नहीं है क्या? उन सबों को संरक्षण देने का काम कौन कर रही है? ममता बनर्जी दे रही है। ममता बनर्जी इसलिए दे रही है क्योंकि उनका वो सॉलिड वोट बैंक है। ये सॉलिड वोट बैंक जो है वो कभी सीपीएम के साथ हुआ करता था, और ये सॉलिड वोट बैंक इनके साथ नहीं रहने वाला है। जिस दिन 40% की आबादी हो जाएगी, वहां पर हुमायूं कबीर को देख रहे हैं ना, वैसे ही मुर्शिदाबाद में होगा, वैसे ही 24 परगना में होगा, वैसे ही नादिया में होगा। ये सारी जगह ऐसे ही होने जाएंगे। तब इनके हाथ से कुछ भी नहीं रहेगा, इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अभी वो अपनी सत्ता बचाने के लिए सिर्फ एक कुकर्म ये सारे काम कर रहे हैं, मेला प्रशासन, ताकि हिंदुओं को ये लगे, और बंगाल का हिंदू तो है ही, इस प्रकार से वो कर रहा है। ऐसे लोगों को ये अपने खतरे को बिना पहचानते हुए वो ममता बनर्जी को जिता रहा है।